हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 22 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 21 और 22 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की। और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एप्लीकेशन से ही आप मध्य प्रदेश जल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स और फुल कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी हो चुका है। आपने रिजल्ट देख लिया होगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको 2020 की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर देनी चाहिए। और उसके लिए हमारे प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज और कोर्स आपका पूरी तरह से मार्गदर्शन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जीवन का मूल संघर्ष है। देखिए, लाइफ में हम सब के प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं और ये प्रॉब्लम्स ही होती हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। आप अपने इस तरह के जीवन को कल्पना कीजिए जिसमें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और बिना प्रॉब्लम की वो लाइफ क्या आपको मजबूती दे पाएगी? क्या आप वो बन पाएंगे जो आज आप हैं? क्या आप उतने मजबूत होंगे जितने आप हैं? क्या उतने आप समझदार होंगे, उतने ज्ञानवान होंगे, उतने प्रज्ञावान होंगे जितने आप हैं? मैं कहूँगा नहीं। तो ये जो संघर्ष है, यही जीवन का मूल है। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है, प्रॉब्लम है, तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ जिंदा है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। दूसरा प्रश्न है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 111वां स्थान। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 16 जनवरी से कहाँ होगा? तो इसका आयोजन गोवा में होगा। चौथा प्रश्न है कि फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह रात अकेली है। पांचवा प्रश्न है कि यूएनईपी द्वारा भारत के किस उद्यमी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये विद्युत मोहन है। और छठवां प्रश्न है कि एडीबी और भारत ने किस राज्य में बिजली परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश के लिए। और सातवां प्रश्न है कि डीआरडीओ ने किस तोप का सफल परीक्षण किया है? तो ये होवित्जर तोप है। और आठवां प्रश्न है कि जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये अमित पंघाल है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 21 दिसंबर को भारत और किस देश के प्रधानमंत्री के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है? और ये हुआ भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्री के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर को वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन युआन फुक इनके साथ मिलकर एक वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो भारत और वियतनाम के बीच ये शिखर सम्मेलन हुआ था। इस दौरान व्यापक द्विपक्षीय समझौते और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके बाद आर्थिक सुधार कैसे किए जाए, इन सब पर विचार विमर्श हुआ। और भारत और वियतनाम ने 7 नए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये 7 जो समझौते हुए हैं, ये रक्षा क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और कैंसर, इस प्रकार के और भी विषय शामिल हैं। इन पर ये हुआ है। ये 7 समझौते हुए हैं। बात करें वियतनाम की, तो राजधानी यहाँ की हनोई है। यहाँ के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहा जाए, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नुएन युआन फुक हैं और मुद्रा यहाँ की वियतनामी डोंग है। मैप में मैं आपको वियतनाम लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको वियतनाम जाना है तो मूव करना पड़ेगा पूर्व की तरफ। पूर्व में जाएंगे, भारत के आगे म्यांमार है, म्यांमार के आगे लाओस है और लाओस के आगे ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है, यही वियतनाम है। राइट, वियतनाम की राजधानी आप देख पाएंगे ये हनोई है। ऊपर इसकी सीमा चाइना के साथ में और इस तरफ इसकी सीमा लाओस के साथ में, नीचे इसकी सीमा कंबोडिया के साथ में लगी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। तो लाओस, कंबोडिया और चाइना, इन 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 20 दिसंबर को विविधता में एकता को चिन्हित कर, लेकिन यानी कि दुनिया के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी है, आखिर में वो सब यूनिटी का ही प्रतीक है। इसी को चिन्हित करने के लिए
और एकजुटता के महत्व को बनाए रखने के लिए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एकजुटता के जो साझा हित हैं और उद्देश्य हैं उसके बारे में जागरूकता के रूप में परिभाषित इसको किया जाता है। और एक ऐसे समाज में एकता और संबंधों की मनोवैज्ञानिक भावना पैदा करता है जो लोगों को एक दूसरे के साथ बांधता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को इस दिवस को मान्यता प्रदान की थी। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि हाल ही में किस देश ने संसद को भंग कर दिया है, और ये हुआ है नेपाल में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया है। जो संसदीय चुनाव हुए थे अगले वर्ष 30 अप्रैल 2021 और 10 मई 2021 को होंगे, तो ये निर्धारित समय से एक साल पहले चुनाव करवाए जा रहे हैं। पार्टी की जो बढ़ती हुई अंदरूनी कला है उसी के बीच ओली ने राष्ट्रपति से संसद को भंग करने की सिफारिश की थी। बात करें नेपाल की, तो यहाँ की राजधानी काठमांडू है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है फिलहाल, राष्ट्रपति यहाँ की विद्या देवी भंडारी और मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया है। अब मैप में मैं आपको नेपाल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको नेपाल जाना हुआ है तो नेपाल भारत की उत्तर की तरफ स्थित है। ये आप देखेंगे नेपाल है, जहाँ की राजधानी काठमांडू देख पाएंगे, और यहीं पर माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब नेपाल देखेंगे तो नेपाल तीन तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है, लेकिन ऊपर इसकी सीमा चाइना का जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र तिब्बत है उससे लगी हुई है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चौथा है कि किस देश की स्पेस फोर्स का नया नाम गार्जियंस किया गया है। तो ये जो है अमेरिका की स्पेस फोर्स है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अमेरिका की स्पेस फोर्स के जवान अब गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे, और अमेरिका में लगभग 2 साल पहले यानी कि 2018 में इस फोर्स का गठन किया गया था, और ये फोर्स अमेरिका के छठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आया था। चाइना और रूस के बाद अमेरिका तीसरा देश बना है जिसके पास इस प्रकार की फोर्स है। बात करें पांचवें प्रश्न की कि 20वीं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA इसकी मंत्रिपरिषद की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई। तो ये UAE की अध्यक्षता में आयोजित हुई है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE इसकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको हम IORA कहा जाता है, इसके मंत्रिपरिषद की बैठक 20वें संस्करण का आयोजन किया गया, और बैठक का विषय था प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। वर्ष 2021 से 23 की जो अवधि के लिए इसके उपाध्यक्ष का जो कार्यभार सौंपा गया है वो श्रीलंका को सौंपा गया है। तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात की। ये इसकी राजधानी अबू धाबी है, राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान है, मुद्रा है कि संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। मैप में मैं आपको अब संयुक्त अरब अमीरात लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको UAE जाना पड़ेगा तो ये UAE है। तो भारत के पश्चिम में आप देखेंगे तो UAE स्थित है, राइट। ये आप देखेंगे ये भारत का पश्चिम है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये UAE है। अब देखेंगे UAE की राजधानी अबू धाबी आपको दिखाई दे रही होगी, और अबू धाबी जो है वो यहाँ पर स्थित है। ये दुबई है जो कि अब यहाँ का UAE का सबसे बड़ा शहर है। आसपास देश देखेंगे तो नीचे ओमान है, इस तरफ देखेंगे तो सऊदी अरेबिया है, और ऊपर बगल में कतर लगा हुआ है। एक तरफ पर्शियन गल्फ है और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पर देखेंगे तो हरमूज जलडमरू मध्य है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या भी मध्य प्रदेश में, जैसे जिस प्रकार से सर्वाधिक बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट है, उसी प्रकार से तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या भी मध्य प्रदेश में ही है। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। कितने तेंदुए हैं और क्या है डिटेल देख लीजिए। तो पर्यावरण जो मंत्री हैं भारत के प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भारत में तेंदुओं की 2018 की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। याद रखिएगा 2014 में इस प्रकार की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके बाद ये 2018 की रिपोर्ट है, हर 4 साल में जारी होती है। तो 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 12,852 तेंदुए हैं
2014 में इनकी संख्या मात्र 7,910 थी, यानी कि लगभग 60% से अधिक इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। तेंदुओं की संख्या में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, यहाँ पर 3,421 तेंदुए हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहाँ पर 1,783 तेंदुए हैं। और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहाँ पर 1,690 तेंदुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। और ये हॉकर संस्कृति जो है सिंगापुर की है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है ये हॉकर संस्कृति, इसको जान लीजिए। तो सिंगापुर का जो स्ट्रीट फूड हॉकर है, यानी कि सड़कों के किनारों पर जो लोग खाना बेचते हैं, ये जो कल्चर है, इसको यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण है में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर की शैली है। कुल मिलाकर जो स्ट्रीट के बगल में लोग होते हैं वो खाना बेचते हैं, तो उस प्रकार की व्यवस्था भारत में भी इस प्रकार का आपको मिलेगा। हॉकर केंद्रों में प्राकृतिक रूप से खुले परिसर होते हैं, जिसमें चीनी, मलय, भारतीय जैसी अलग अलग संस्कृतियों के भोजन बेचे जाते हैं। बात यूनेस्को की करेंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। आगे बढ़ते हैं, बात 8वें प्रश्न की होगी कि भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि पवन सुरंग, इस सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देश के रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और इन्होंने 19 दिसंबर को भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि पवन सुरंग, इसका उद्घाटन किया और ये उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। रूस और अमेरिका के बाद भारत ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसके पास ऐसी सुविधा है, और इस सुविधा का विकास भी भारत में किया गया है। बात करें 9वें प्रश्न की कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के किस वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है। तो इनका नाम था मोतीलाल वोरा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा 21 नवंबर को इनका निधन हो गया। 93 वर्ष की इनकी आयु थी। मोतीलाल वोरा जो थे वो मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 बार चुने गए थे, यानी 6 बार विधायक रहे, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और 1 बार लोकसभा के भी सदस्य रहे थे। उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि 400 साल में पहली बार कौन से 2 ग्रह एक दूसरे के पास से गुजरे हैं। ये 2 ग्रह हैं बृहस्पति और शनि, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पहली बार सौरमंडल के 2 ग्रह बृहस्पति और शनि एक दूसरे के करीब से गुजरे हैं, और ये ग्रह 400 साल में पहले एक दूसरे के पास से गुजरे थे, यानी लगभग 1600 के आसपास, 1623 के आसपास ये ग्रह एक दूसरे के पास से गुजरे थे। पृथ्वी से दोनों ग्रह आपस में तो सटे दिखते हैं, यानी अगर पृथ्वी से दिखाई देंगे तो ऐसा लगेगा कि एक दूसरे से ये सटे हुए हैं, लेकिन आकाशगंगा में इनकी दूरी करीब 73.5 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा है। बात करें इसके बाद ये नज़ारा कब दिखेगा, तो 15 मार्च 2080 को ये नज़ारा दिखाई देगा। अब बात होगी 11वें प्रश्न की कि खेलो इंडिया में किन स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई है। और ये मंजूरी दी गई है कलरी पयट्टू, मलखंब, तांगटा और गटका, यानी उन सभी को। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हुआ क्या है, जो खेल मंत्रालय है जिसके मंत्री किरेन रिजिजू हैं, उस मंत्रालय ने अगले साल के जो खेलो इंडिया गेम्स होंगे उसमें 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। कौन कौन से खेल हैं ये आप देख पा रहे होंगे। सिखों द्वारा किया जाता है गटका, कलरी पट्टू यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तांगटा, ये तांगटा है, और ये मलखंब है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कलरी पट्टू ये जो खेल है ये केरल का है, मलखंब देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन विशेषकर मध्य प्रदेश का तो राजकीय खेल भी यही है और महाराष्ट्र में ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। गटका जो है ये पंजाबियों का खेल है, निहंग सिख योद्धाओं की इसमें पारंपरिक युद्ध शैली है, और तांगटा जो है मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है, ये आपको याद रखना है। बात करें 12वें प्रश्न की कि विजडन ऑल टाइम वनडे टीम में शामिल अकेले भारतीय कौन है, एकमात्र भारतीय कौन है। तो ये है कपिल देव, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल देख लीजिए क्या है। तो क्रिकेट का बाइबल कहा जाता विजडन को, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछ सकता है कि क्रिकेट का बाइबल किसे कहा जाता है? विजडन को। इसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश चुनी है और इसमें एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल है कपिल देव, और कपिल देव को इस टीम का कप्तान भी बनाया गया है। ऑल टाइम वनडे एकादश के जो दूसरे खिलाड़ी हैं इसमें शामिल हैं वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स, पाकिस्तान के जहीर अब्बास, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल, इंग्लैंड के डेविड गॉवर, दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स, दक्षिण अफ्रीका ही शॉन पोलाक, न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली और वेस्टइंडीज के जोएल गार्नर और श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, ये टीम है। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया है, इसका निर्माण कब तक पूरा होगा? तो 2022 तक इसका निर्माण पूरा होना है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि पाकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनमें से कौन पाकिस्तान में भारत के राजदूत बने हैं? कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात यहीं करेंगे समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।